कलियन ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो उसने देखा कि इरना चुप थी और भौहें सिकुड़ी हुई थी। तुम क्या करने जा रही हो? उसने पूछा। मैं। उसने प्रतिवाद किया। आप क्या करने जा रहे हैं? क्या मैं पूछ सकती हूँ? दोनों हमेशा झगड़ते रहते थे। केवल सार्वजनिक रूप से ही दोनों एक दूसरे को सम्मानपूर्वक संबोधित करने के लिए अपने औपचारिक शीर्षकों का उपयोग करते थे। लेकिन दूसरों की नजरों से दूर, वे हमेशा एक दूसरे के प्रति अनौपचारिक और कुछ हद तक असभ्य रहते थे। इस वजह से बातचीत अजीब होने के बजाय परिचित लगती थी। उन्होंने कभी एक दूसरे के नाम का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने एक दूसरे को अपमानित करने के लिए नाम बनाए। इस संकट के समय में इससे उन्हें एक दूसरे के थोड़ा करीब महसूस हुआ। कलियन अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अराजकता थी, जैसा कि पहले हुआ करता था। मैं आपको ये बता दूं कि मेरा यहाँ अपना पद छोड़ने और उस नरक में वापस जाने का कोई इरादा नहीं है, उन्होंने जोरदार तरीके से कहा, और मैं जानता हूँ कि आपके लिए भी यही स्थिति है। क्या मैं गलत हूँ? आप गलत नहीं हैं, उसने कहा। मेरा हबन वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। उसने कहा, तुम्हारी जादुई कला और जादूगरों की सेना, मेरे सैनिकों और हथियारों के साथ, मेरे कौशल के साथ, दो शक्तिशाली राज्यों की सेनाओं से लड़ने के लिए अभी भी पर्याप्त नहीं है, अगर वे एक साथ आ जाएं। हमारे पास केवल एक ही रास्ता है। कलियन रुक गया। फिर उसने आह भरी। हमें एक वारिस पैदा करने की जरूरत है। उसने अपना सिर हिलाया जैसे कि यह अकल्पनीय था। हमें इसे जल्द से जल्द करने की जरूरत है। उसने सावधानी से कहा, पत्र में लिखा था कि हमें उन्हें एक साल के भीतर किसी न किसी रूप में खबर देनी होगी। मैंने सुना है कि गर्भावस्था की पुष्टि होने में 2 महीने लगते हैं। उसने सवालिया निगाहों से उसकी ओर देखा। शायद, उसने कहा, मुझे भी पक्का पता नहीं। लेकिन शरीर में परिवर्तन उस समय प्रकट होने लगते हैं। वे कहते हैं कि जादू इसे निश्चित कर देता है। उन्होंने कहा, 2 महीने कम होने का मतलब है कि हमें 10 महीने के भीतर उत्तराधिकारी पैदा करना होगा। कुछ देर रुककर उसने मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाते हुए इरना को देखा। मैं नहीं चाहता कि यह सब ज्यादा लंबा चले। सर्दी आने से पहले, मैं शूरवीरों का एक नया क्रम पूरा करना चाहता हूँ जिसे मैं अभी बना रहा हूँ। मैं इसे स्थगित कर सकता हूँ, लेकिन आसपास कुछ विवाहित जोड़ों को देखने के बाद, ऐसे कई मामले हैं जहाँ बच्चे पैदा करना योजना के अनुसार नहीं होता है। इरना, कलियन की बात सुनकर थोड़ी हैरान हुई। उसने सोचा था कि वह वैवाहिक जीवन शैली के प्रति उदासीन है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह जोड़ों और बच्चों की संभावना पर नजर रख रहा था। तो फिर आप क्या प्रस्ताव रखते हैं? इरना ने पूछा। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहिए जैसा कि मैंने कहा। अगर संभव हो तो उसने उदासीन स्वर में बात की जैसे कि वह भोजन मेनू देख रहा हो। लेकिन वह किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा था। आज से, अगर यह आपके लिए ठीक है, तो उसने कहा। टब में गर्म पानी में डूबी इरना ने कुछ थकावट भरी आहें भरी। अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने विलाप किया। जब कलियन ने आज के लिए अपना प्रस्ताव रखा था, तो उसने लगभग ये कहकर जवाब दिया था कि क्या तुम पागल हो? लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह अनुचित होगा, क्योंकि उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। इसलिए उसने उसके सवालिया नजरिए पर हाँ कह दिया था। उसने उसे सूचित किया था कि वह आज आधी रात से 1 घंटे पहले कपल्स रूम में उससे मिलेगी। उसने निराश होकर आह भरी। वह इस संभावना से परेशान और असहाय महसूस कर रही थी। कलियन बहुत शांत दिख रहा था, लेकिन वह उसे जानती थी। वह अपनी परेशानी को छुपा रहा था, चाहे वे दोनों किसी भी स्थिति में क्यों न हो। उसे इस बात से तसल्ली थी कि वह अकेली नहीं होगी जो इस अपमान को झेल रही होगी। खैर, पुरुषों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। इरना ने अपनी उंगली से नहाने के पानी की सतह को हिलाते हुए जोर से कहा। हेसेनेगार्ड के अपवाद के साथ, महाद्वीप के अधिकांश राज्यों में पुरुष कई पत्नियां रख सकते थे। इसलिए, हबेंड में राजघरानों के लिए 2 से 5 पत्नियां रखना मानक था। एथा के राज्य के कलियन के गृहनगर के लिए भी यही बात लागू थी।
कलियन को भी पता होगा कि चीजें कैसी थी। उत्तराधिकारी बनाना एक कर्तव्य और पुण्य था। राजघराने के पुरुष कई पत्नियां रखते थे और कई बीज बोते थे ताकि जरूरत पड़ने पर वारिस की कमी न हो। पुरुषों को अपने अंदर बच्चे को पालने और पालने की जरूरत नहीं थी, तो उन्हें इस बात की क्या परवाह थी कि उन्होंने अपने बीज किसके अंदर बोए। बेशर्म कीड़े। इरना को इस साल के लिए बनाई गई अपनी योजनाएं याद आ गईं। जिस तरह कलियन अपने शूरवीरों को बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था, उसी तरह इरना भी अपने अधीन जादूगरों की संख्या बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। उसने अपना हर जागने का समय और अधिक जादू सीखने और अपने समूह को मजबूत बनाने के लिए समर्पित कर दिया था। जैसा कि आज के पत्र से स्पष्ट है, ग्रैंड ड्यूकल एक ऐसी चीज थी जिसे राज्य चाहे तो गिरा सकते थे, इसलिए उन्हें ग्रैंड ड्यूकल की स्थिति की तुलना में खुद का बचाव करने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता थी। मैं वर्ष के अंत में लोगों को एक साथ लाने और उन्हें सिखाने का भी प्रयास करने वाला था। पूरी योजना के विफल होने की आशंका थी। फिर से चिड़चिड़ाहट में इरना ने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। ठीक है, उसने बुदबुदाते हुए कहा, बेहतर होगा कि इसे खत्म कर दिया जाए। वह कभी नहीं चाहती थी कि उसके जीवन में चीजें इस तरह से हों, लेकिन जीवन में हर वह चीज नहीं मिलती जो कोई चाहता है। इरना ने अपना वादा नहीं भुलाया था। अगर वे ऐसा करते तो उनकी स्थिति सुरक्षित रहती। अगर वे बच्चे पैदा करते, तो कोई भी उन्हें फिर कभी अपने पद से हटने का आदेश देने की हिम्मत नहीं करता। इरना टब से उठी और दीवार पर लगे आईने के पास पहुंची। तुम ये कर सकती हो, उसने बाथरोब में लिपटी अपनी परछाई से कहा। तुम्हें डर नहीं लगता? वह आईने के सामने बहुत देर तक खड़ी रही, फुसफुसाती रही और खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश करती रही कि वह बहादुर, बोल्ड और खूबसूरत है, कि यह कुछ भी नहीं है। तारांकन, डिंग। दादाजी की घड़ी की आवाज सुनकर इरना ने अपने सामने रखे दस्तावेजों से अपनी आंखें हटा ली। घंटे की सुई अब 11 की ओर इशारा कर रही थी। अपना वादा पूरा करने का समय आ गया था। बूचड़ खाने में खींची जा रही गाय की तरह अधमरी खड़ी होकर उसने आखिरी बार आईने में देखा। आमतौर पर वह अपने कमरे में आराम से पायजामा पैंट पहनती थी, लेकिन आज उसने एक ड्रेस पहनी थी। हालांकि ये सुंदर दिखने के इरादे से नहीं था। उसने सोचा कि जो उन्होंने करने की योजना बनाई थी, उसके सामने एक ड्रेस दूसरे पक्ष के लिए बेहतर सुलभ होगी। वह अब दंपत्ति के शयन कक्ष के सामने खड़ी थी। वह हताश होकर आहें भरने लगी। आज उसकी आहें कभी खत्म ही नहीं होती थी। इरना के कांपते हाथ ने दरवाजे की कुंडी पकड़ी और उसे घुमाया। पिछले 10 सालों में वह एक बार भी इस कमरे में नहीं आई थी। इस खास शयनकक्ष की दीवारों में उसके सारे दुख और बुरे सपने समाये हुए थे। कलियन के साथ इस कमरे में उस शर्मनाक रात के बाद उसे बहुत सारे बुरे सपने आए थे। बुरे सपने हमेशा एक नौकरानी के बारे में होते थे जो उसके अंदरूनी हिस्सों में एक ठंडा धातु का औजार घुसा रही थी, उसके पैरों को जबरदस्ती अलग कर रही थी। वह कभी कभी खुद को इन गलियारों में भटकते हुए देखती थी। लोग उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वह नंगी और बेपर्दा हो। शादी का बिस्तर और खुद कलियन के साथ। इरना ने दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखकर कांपते हुए कहा, कुछ भी मत सोचो, उसने खुद से कहा। उसकी गर्दन के पीछे पसीना बह रहा था। क्या मुझे बस मुंह फेर लेना चाहिए? वह दरवाजे पर झिझकी। क्या होगा अगर वह यहाँ से मुंह फेर ले, अपने कमरे में वापस चली जाए, दस्तावेज का अध्ययन करे, कुछ गर्म चाय की चुस्की ले, थोड़ा जादू करे और सो जाए? क्या होगा अगर वह ये सब सिर्फ एक बुरे सपने के रूप में भूल जाए? सबसे ज्यादा संभावना है कि कलियन उसके कमरे में घुसकर पूछेगा कि उसने अपना वादा क्यों नहीं निभाया। कलियन उससे उतनी ही नफरत करता था जितनी वो उससे करती थी। उनकी शादी की पहली रात ने एक दूसरे के लिए गहरी नफरत पैदा कर दी थी, और इसके अच्छे कारण भी थे। उसे उससे नफरत करने का और कारण देना, हालांकि एक आकर्षक संभावना है, लेकिन उनके लिए वो करना आसान नहीं होगा जो करने की जरूरत थी। इससे उनकी समस्याएं हल नहीं होंगी।
वह इसे ये कहकर टाल नहीं सकती कि मैं आज थक गई हूँ क्योंकि अगले दिन भी यही होगा और इसी तरह। कोई विकल्प नहीं था। उत्तराधिकारी बनाने का घिनौना काम बाकी था। इरना ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। ये दरवाजा 10 साल से बंद था। जाहिर है कि इसके कब्जे जंग खाए हुए थे। उसने अपनी आंखें बंद की और अंदर कदम रखा, और उसे आश्चर्य हुआ कि कमरा उसके अपने कमरे की तरह गर्म लग रहा था। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक धधकती हुई चिमनी, मेज पर डिकेंटर और गिलास रखे हुए थे, और कलियन एक सोफे पर पीठ टिकाए हुए था। आप यहाँ हैं, उन्होंने कहा और अपने स्थान से उठ खड़े हुए। वह उसकी ओर चला गया। इरना ने बड़ी मुश्किल से निगला जब वह उसके पास पहुंचा और उसके सामने खड़ा हो गया। उसने केवल एक चीज पर ध्यान दिया कि वह कितना बड़ा था। वह जानती थी कि वह लंबा और सुडौल था, जैसा कि वह थी। उसका शरीर हमेशा से ही सुडौल था। नाजुक शब्द वह पसंद नहीं था या उससे जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन निकटता बर्फ के पानी की तरह महसूस हुई क्योंकि उसने महसूस किया कि वह वास्तव में उसकी तुलना में बहुत बड़ा लग रहा था। उसने उसकी बाहों को देखने की कोशिश नहीं की, जो मांसल, विशाल और मजबूत दिख रही थी। हवा में शराब की गंध फैली हुई थी। उसने अपनी नजर मेज पर रखे डिकेंटर और गिलासों पर घुमाई। वह दंग रह गई। कलियन ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, पीना तो दूर की बात है। वह हमेशा खाने के समय अपनी शराब को बिना छुए छोड़ देता था। उसने अपने साथ यात्रा करने वाले शूरवीरों से भी सुना था कि वह कभी भी सराय में बियर नहीं पीता था। सिर्फ गंध से ही वह अंदाजा लगा सकती थी कि मेज पर रखी शराब काफी तेज थी। उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। यह उसके लिए एक के बाद एक झटके से भरा दिन था। तरल साहस, उसने सोचा। इससे उसका मन थोड़ा शांत हुआ कि कलियन को भी नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है, कि वह भी उसकी तरह ही घबराया हुआ और चिंतित था। एक साथ ऐसा करने का विचार उन दोनों के लिए इतना बेतुका था कि कलियन इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था।